आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे अपने व्यूअर्स से कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, इस वक्त आलमी मंजरनामे पे बड़ी खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं, यानी चीन और अमेरिका। लेकिन इसके साथ ही अब रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में भी बहुत ज़्यादा टेंशन्स पैदा हो चुके हैं और रूस ने अमेरिका से अपना सफ़ीर, अपना एम्बेसडर वापस बुला लिया है। और रूस का कहना है कि हम अमेरिका से अपना सफ़ीर इसलिए वापस बुला रहे हैं क्योंकि हम अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहते जहां से हमारे लिए वापसी नामुमकिन हो जाए। अच्छा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ है रूस और अमेरिका के बीच हालिया दिनों में जिस वजह से रूस ने अपना सफ़ीर ही वापस बुला लिया अमेरिका से? ऐसी क्या बात हो गई? हालांकि नॉर्मली ऐसा तब होता है जब दो मुल्कों के बीच जंग छिड़ गई हो या ताल्लुकात बहुत ही ख़राब हो गए हों, तब मुल्क अपने सफ़ीर वापस बुला रहे होते हैं। तो रूस और अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हो चुके हैं इस कदर। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है असल में। रूस के अमेरिका से अपना सफ़ीर वापस बुलाने से कोई 24 से 48 घंटे कबल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई थी। दरअसल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जनवरी में जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कॉल की थी, सदर इलेक्ट होने के बाद ये उनकी पहली कॉल थी पुतिन को, तो इसमें उन्होंने पुतिन को गुलाब जामुन और जलेबी खाने की दावत थोड़ी दी थी, बल्कि उनको सख्त मैसेज दिया था। और इसको पहली बार अभी बाइडेन ने रिवील भी किया एक इंटरव्यू के अंदर कि मैंने पुतिन को कहा था कि बच्चू, तुमने इस बार फिर अमेरिकी इलेक्शन में गड़बड़ करने की कोशिश की है 2016 की तरह, जब तुमने ट्रंप को जितवाया था। इसलिए अब खराब नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमेरिकी इलेक्शंस को हाईजैक करने की? यानी बाइडेन ने सीधी सीधी धमकी दे डाली है बड़े सख्त लफ्जों में रूस को अपने पहले ही फोन कॉल में, और उन्होंने रूस को कहा है कि आप सख्त फैसलों के लिए तैयार रहें। और बाइडेन ने पुतिन को वार्न किया हुआ है ये कहकर कि यू विल पे द प्राइस। अब आप सोचें कि ये कितने खतरनाक जुमले हैं कि यू विल पे द प्राइस। इस पे रूस ने अपना सफ़ीर अमेरिका से बुला लिया वापस, ये कहकर कि हम अमेरिका और रूस के ताल्लुकात को हॉल्ट करना चाह रहे हैं, इसको यहीं पे पॉज करना चाह रहे हैं, इससे पहले कि बात उस स्टेज पे पहुंच जाए कि हमारे लिए वापसी नामुमकिन हो। जाहिर सी बात है, रूस भी एक बड़ी पावर है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अमेरिकी मीडिया भी दरअसल इंडियन मीडिया की तरह है, जलती पे पेट्रोल डालने का काम कर रहा होता है ये भी। तो इन्होंने बाइडेन से ये पूछा कि आप रूस के खिलाफ भला क्या एक्शंस लेने जा रहे हैं, थोड़ा बताएं हमको भी। इस पे बाइडेन का कहना था कि यू विल सी शॉर्टली, जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि हम रूस के साथ करने क्या जा रहे हैं। बाइडेन के ट्रेडिशनली पुतिन के साथ जो रिलेशंस हैं ये बहुत ही ख़राब रहे हैं। 2011 में भी जब बाइडेन अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था तो उसने पुतिन से कहा था कि तुम्हारे अंदर रूह ही नहीं है, दूसरे लफ्ज़ों में ये कि तुम तो बहुत ही जालिम इंसान हो। और उस पर पुतिन ने उसको जवाब दिया था कि बड़ा काम और कंपोज तरीके से, जिस तरह का पुतिन का एक स्टाइल है अपना, पुतिन ने कहा था कि वी अंडरस्टैंड वन अनदर, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे ये रोला पड़ा हुआ है रूस और अमेरिका के बीच, दुनिया की इन दो कुव्वतों के बीच इतना खराब माहौल चल रहा है। तो उधर रूस के जिगरी दोस्त चीन के साथ भी बाइडेन का फड्डा जारी है, वहां अलग से टेंशन्स बढ़ चुके हैं और चीन और अमेरिका के रिलेशंस मजीद खराब हो चुके हैं, इंतहाई खराब। बल्कि इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कहता है कि अगर अमेरिका लड़ना ही चाहता है तो चीन आखिर तक लड़ेगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये दुनिया की इतनी बड़ी ताकतें जिनके पास इतने वेपन्स हैं, इतने न्यूक्लियर हैं कि ये दोनों दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं अगर जंग करते हैं आपस में। तो इनके बीच अगर ये बात हो रही हो कि वी विल फाइट टिल द एंड, तो एंड में तो कुछ बचेगा ही नहीं दुनिया में अगर इनके बीच डायरेक्ट वॉर हो जाती है। दरअसल हुआ ये है कि उधर रूस को तड़ी लगाने के बाद बाइडेन ने चीन और हांगकांग के 24 ऑफिशियल्स पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिससे चीन को बहुत गुस्सा है। यानी अमेरिका ने क्वाड की पहली मीटिंग की तो इसके कोई तकरीबन 72 घंटे के बाद चीन के ऑफिशियल्स पर पाबंदी आयद कर दी, वो भी तब जब के अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ये जापान और साउथ कोरिया की यात्रा पे निकले हुए हैं, चीन के पड़ोसी हैं दोनों।
और अमेरिका का कहना है कि चीनियों पर पाबंदियां इसलिए लगाई हैं क्योंकि उन्होंने हांगकांग के इलेक्शन सिस्टम में अपनी मर्जी की तब्दीलियां की हुई हैं। इस पे चीन कहता है कि भाई हांगकांग का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है हांगकांग, अमेरिका को इससे क्या लेना देना है। दूसरे लफ्जों में चीन ने कहा है कि हांगकांग पे अमेरिकी परेशानी का मिसाल ऐसे ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यानी शादी किसी और की हो रही हो, किसी अजनबी की हो रही हो जिसमें आपका वास्ता ही ना हो और आप खुशी में नाच नाच के डांस फ्लोर ही तोड़ दें। अच्छा, चीन के खिलाफ अब अमेरिका के लिए समस्या ये थी कि यूज करें तो करें किस मुल्क को। साउथ एशिया के सारे मुल्कों के साथ तो बड़े फ्रेंडली रिलेशंस रख के बैठा हुआ है चीन। 2014 से ओबामा ने यह कहना शुरू कर दिया था कि चीन हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी के साथ आ गया है, उभर के आया है, बड़ा तेजी के साथ उभर के आया है और हमारे लिए अगला थ्रेट यही है, चीनी ही हमारे लिए अगला थ्रेट है। और जब अमेरिकी चीन के खिलाफ एशिया में इत्तेहादी ढूंढने चले तो पाकिस्तान ने तो दूर से ही ठेंगा दिखा दिया था, लेकिन अमेरिका की नजरें आके टिकी सीधा जाकर बीजेपी पे और पीएम मोदी पे, यानी यार बगल और शहर ढिंडोरा। चीन के पड़ोस में ही उन्होंने मोदी जी की शक्ल में दोस्त पा लिया, जिसको फिर 2014 के इलेक्शंस में आगे लाया जाता है। और आगे आने के बाद 2014 के बाद इस बंदे ने यानी मोदी साहब ने फिर वो काम किया है जो कि इंडिया की 70 साल की तारीख में नहीं हुआ था। यानी इंडिया की एक बैलेंस्ड और न्यूट्रल किस्म की पॉलिसी रहती थी हमेशा से, इसको मुकम्मल तौर पर इन्होंने पके हुए फल की तरह अमेरिका की झोली में डाल दिया और चीन के खिलाफ ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी इन्होंने कि अल अमान वल हफीज। अमेरिका का चमचा या सैटेलाइट स्टेट बनने के लिए किसी मुल्क के लिए जरूरी होता है कि वो 4 मुआहदे, 4 डिफेंस रिलेटेड पैक्ट अमेरिका के साथ करे। उन 4 मुआहदों से होता यह है कि उस मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम होता है ये पूरी तरह अमेरिका के सामने सरेंडर हो जाता है और अमेरिका ही फिर उस मुल्क का जो डिफेंस सिस्टम होता है ये चला रहा होता है। यानी डिफेंस के शोबे में उस मुल्क की अपनी आजादाना एक पॉलिसी बरकरार नहीं रखती। इन 4 मुआहदों में से एक है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। ये इंडिया ने आज से कोई 19 साल पहले 2002 में तब साइन किया था अमेरिका के साथ जब बीजेपी की ही हुकूमत थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने यह मुआहदा साइन किया था। उसके बाद वहां पर कांग्रेस आ गई और अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस रूस और चीन के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जाती, ये कहकर के हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी फिलहाल नहीं है कि हम मिलिटरीली चीन के साथ लड़ सकें और ना ही लड़ाई हमें सूट करती है क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी है। और नतीजतन कांग्रेस ने अमेरिका से रिमेनिंग 3 में से एक भी बड़ा मुआहदा किया ही नहीं क्योंकि कांग्रेस समझती थी कि इसकी जरूरत ही नहीं है, हम क्यों फिर चीन को बिला वजह गुस्सा दिलाएं अमेरिका के साथ इस किस्म के मुआहदे करवा के। एज अ रिजल्ट वहां पर मोदी जी को लाया जाता है हुकूमत में और मोदी जी की हुकूमत आते ही 2 काम हुए। पहले तो जोरों शोर के साथ उन्होंने चीन वाली मुतनाज़िया सरहद पे फौजी मकासद के लिए रोड्स और कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर दी बड़ी तेजी के साथ। इसके अलावा मोदी जी अपनी आंखों पर पट्टी बांध के अंधाधुंध वो डिफेंस एग्रीमेंट साइन करते गए जिससे इंडिया की आजाद डिफेंस पॉलिसी अमेरिका के ज़ेरे असर होती चली गई। अच्छा, बीजेपी के समर्थक जो कि अक्सर हमें ये मैसेजेस भी भेज रहे होते हैं कि साहब आपको तो कांग्रेस पार्टी पैसे देती है बीजेपी के लिए बोलने के लिए, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अंधाधुंध एग्रीमेंट करा हुए हैं। डिफेंस के शोबे में तो मोदी जी हर चीज को पढ़कर, देखभाल कर और लंबी मीटिंग्स करने के बाद कोई निर्णय ले रहे होते हैं, ऐसे ही नहीं ले रहे होते हैं मोदी साहब निर्णय। तो साहब देखें, अगर कोई मुल्क अमेरिकी इलेक्शन से सिर्फ 1 हफ्ता पहले बीका जैसा अहम तरीन मुआहदा साइन कर देता है बिना ये सोचे समझे कि अगले हफ्ते जो इलेक्शंस होंगे उनमें कौन जीत के आएगा अमेरिका में, उस जीतने वाले उम्मीदवार की क्या पॉलिसी होगी, इंडिया के लिए क्या पॉलिसी होगी, चीन के लिए क्या पॉलिसी होगी, ये सब कुछ सोचे समझे बिना ही सिर्फ इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले अगर कोई मुल्क बीका साइन कर दे अमेरिका के साथ तो इसको आप क्या कहेंगे? इज दिस वेल प्लान्ड? इससे साफ जाहिर होता है कि अंधाधुंध पेन चलाई गई है साइन करते वक्त। बहरहाल तो वो जो 2002 में बीजेपी के ही दौर में वाजपेयी साहब ने 4 में से पहला अहम तरीन डिफेंस पैक्ट किया था अमेरिका के साथ,
उसके बाद बीजेपी ने इस परंपरा को बरकरार रखते हुए 2016 में मोदी जी के नेतृत्व में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके तहत यूएस को इंडिया अपने मिलिट्री बेसिस से लॉजिस्टिक सप्लाई वगैरह प्रोवाइड करेगा। ये मुआहदा इंडिया ने 2016 में किया हुआ था। तो ये किसके लिए ये मुआहदा हुआ था? जरा बीजेपी के समर्थक बताएं, ये किसके लिए मुआहदा हुआ था? मालदीव के लिए हुआ था? श्रीलंका के लिए हुआ था? ऑब्वियसली ये मुआहदा हुआ था चीन के लिए। तो चीन ये सब कुछ उस वक्त भी नोट कर रहा था। इसके बाद 2018 में तीसरा एग्रीमेंट आता है अमेरिका और इंडिया के बीच, यानी आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक ये चीजें होती जा रही थी और इंडिया के अंदर कोई नोट ही नहीं कर रहा था कांग्रेस के अलावा। और कांग्रेस चीखती रही इस बीच के ये हो क्या रहा है। इंडिया और अमेरिका का कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ये होता है। और उसके बाद फिर चौथा जो था फाइनल एग्रीमेंट, ये बीका का होता है अमेरिकी इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ता पहले। अब सूरत हाल ये है कि जंग की सूरत में इन मुआहदों के बाद अमेरिका इंडिया को बताएगा कि साहब चीनी या पाकिस्तानी जो फौजी हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और इस जगह की जो टेरेन है वो किस टाइप की है और इनके खिलाफ कौन कौन से वेपन्स यूज करने हैं इंडिया के, यानी इंडिया के पास जो मिसाइल हैं या इंडिया के पास जो रॉकेट्स हैं ये कौन से यूज करने हैं, कहाँ पर, ये अमेरिका बताएगा इंडिया को कि टेरेन और सिचुएशन के हिसाब से इंडिया ने कौन से वेपन्स अपने यूज करने हैं। इसका मतलब है कि इंडिया का अपना सिस्टम जो था ये तो तहलील हो गया हवा में कहीं, और अब रूस और चीन तो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के खिलाफ दोनों एक साथ मिलकर खड़े हो चुके हैं, जबकि आप यानी इंडियंस हो गए हैं अमेरिका के हवाई डिफेंस में। इन दो मुल्कों यानी रूस और चीन के ताल्लुकात जितने खराब होंगे अमेरिका के साथ, इंडिया से भी इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात उतने ही ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। अनलेस इंडिया अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी नहीं करता और यू टर्न नहीं मारता, इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस होने जा रहा है आने वाले दिनों में।